सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम आपको 3 सवाल देते हैं, उसमें ही आप बहस का मुद्दा चुनते हैं और आप सीधे अपने घरों से जुड़ के पब्लिक के मंच के जरिए देश की बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, धार और रफ्तार देते हैं बहस को। आज मेरे साथ पब्लिक के मंच में रजत शुभ्रा रेवाड़ी से जुड़ेंगे, हर्षराज सिंह गाजियाबाद से जुड़ेंगे, सीता चौधरी जी जयपुर से जुड़ेंगी और हेमंत जायसवाल साहब लखनऊ से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं आज कौन से 3 सवाल दिए थे। आज का सबसे बड़ा मुद्दा संसद में संग्राम और किसानों का जंतर मंतर पर किसान संसद, इसी मुद्दे को आप लोगों ने बहस का मुद्दा बनाया है, इसी पर आज हम बहस करेंगे। आज संसद सत्र के दौरान किसान जो अभी तक सीमाओं पर बैठे थे, हमारे अन्नदाता, वो आज निकलकर जंतर मंतर तक पहुंचे। पुलिस से कई दौर की बातचीत हुई, उसके बाद पुलिस उनको खुद बसों में बिठाकर जंतर मंतर पर लेके आई। 200 किसानों के परिचय पत्र बने और उसके बाद वहां पर उन्होंने किसान संसद लगाई। जाहिर सी बात है वो संसद का ध्यान खींचना चाहते थे कि किसानों की समस्या सुलझ नहीं रही है, ये किसानों का मूल मकसद था। इस बीच संसद के अंदर भी खूब हंगामा हुआ, खूब संग्राम हुआ। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित हुए। यही नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों ने अलग अलग और कांग्रेस के सांसदों ने एक साथ मिलकर किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी भी किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। सवाल यह है कि इतने महीने से हमारे अन्नदाता बैठे हैं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार कहती है कि 3 कृषि कानून की वापस लेने की जिद छोड़े, संशोधन के लिए और एमएसपी पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसान कहते हैं कि बिलों की वापसी से कम पर कुछ राजी नहीं, तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या कुछ हुआ। जहां एक और संसद भवन के भीतर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में जुटे। अन्नदाता ने भी किसान संसद लगा सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग फिर दोहराई। किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है, किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। किसानों की संसद थोड़ी है, ये तो देश की जनता की संसद है। ये जो 3 कानून आए हैं, इस कानूनों का दुष्परिणाम इस देश की जनता भोग रही है, जिस पर केंद्र सरकार ने जांच बिठाई है। ये हम चाहते हैं सरकार चर्चा करे और उसको समाधान करे। दूसरी ओर संसद के भीतर भी विपक्ष के हंगामे से दोनों सदनों में कार्रवाई बाधित रही। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए उन्हें खुले मन से बातचीत करने का न्योता दिया। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। कांग्रेस ने भी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। 3 कानून लाके परेशान कर रहे हैं, हम किसानों के साथ हैं। देश की बहस में चर्चा है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और अन्नदाता के बीच गतिरोध खत्म होने की कितनी संभावना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज देश की बहस का सवाल क्या है। आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के बाद आपसे हाँ या नहीं में जवाब लेते हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम के अंत में दिखाते हैं कि देश के बहस की दर्शकों की राय इस सवाल पर क्या रही। ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं आज का सवाल किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं ग्राफिक्स में आज का हमारा क्या सवाल है। जवाब देने के तरीके आपको पता हैं। अन्नदाता को किसान संसद के बजाय सरकार से बात करनी चाहिए। हम हाँ या नहीं में आपका जवाब मांग रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, जो मेरे संपादक भी रह चुके हैं, संजू वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, रमनीक मान साहब जो कि खुद एक किसान हैं और बड़े पुरजोर ढंग से अपनी बातें रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़े हैं और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, वो भी मेरे साथ बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जगतार जी आपसे और आपसे पूछना चाहता हूं हल कैसे निकलेगा अगर बात नहीं होगी तो? करने के लिए मना कौन कर रहा है? बात सरकार ने करनी, 11 बार बात करने आए, लेकिन सरकार हल करना तो चाहे।
सरकार हल करना नहीं चाहती, बात करना नहीं चाहती, तो एक बात से हल निकलेगा? बिल्कुल, ये तो हम कब से कह रहे हैं। किसान बात करने के लिए तो बॉर्डर पे बैठे, जहां आपने तारवाड़ लगा करके उन्हें रोक रखा है। तो किसान मजदूर अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठे, बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन किसी शर्त के साथ बात नहीं होगी। बिना शर्त सरकार आमंत्रित करे तो किसान तो बात ही करने आए हैं, और क्या करने आए हैं किसान। लेकिन जगतार जी, अगर दोनों पक्ष अड़े रहे तो फिर तो रास्ता निकलेगा ही नहीं, अनंत काल तक चलता रहेगा। और टिकैत साहब तो कहते हैं कि भाई चलेगा, ये तो चलेगा, 2024 तक चलेगा। तो इस एटीट्यूड के साथ समाधान कैसे निकलेगा? ये तो एटीट्यूड, किसानों का क्या एटीट्यूड हो सकता है यार? किसान अपनी खेती छोड़ करके, अपने बच्चे छोड़ करके बैठे। किसान तो चाहते हैं जितनी जल्दी हल निकले और वो अपना जा करके काम करें, खेती बाड़ी देखें। एटीट्यूड तो इस सरकार का है, जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर यकीन नहीं रहा, जिसको संविधान पर विश्वास नहीं है, जो हमारी चुनी हुई सरकार हमें आंखें दिखा रही है यार। तो ये तो सरकार को समझना चाहिए। हम कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, मजदूर कह रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द कर दें, उसके बाद बैठें और अच्छे कानून बना लें। अगर कानून हमारे लिए हैं, हमें पसंद नहीं है, तो फिर सरकार को परेशानी क्या उन्हें रद्द करने में? भाई, हमारी फसल का MSP मांग रहे हैं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, जो सरकार तय करती है, वो देने में परेशानी क्या है आपको भाई? ठीक है, मैं सीधे संजीव वर्मा जी के पास चलता हूं। संजीव वर्मा जी, क्यों शर्त लगा रहे हैं आप बातचीत के लिए? बिना शर्त बातचीत कर लीजिए, क्योंकि आप भी अड़े हुए हैं, किसान भी अड़े हुए हैं, ऐसे में तो कोई रास्ता निकलेगा नहीं। दीपक जी, नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो, अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री हो, हम सबने एक स्वर में ये कहा है कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम किसानों के हित के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये बात कहते हुए मैं आज पूरी तरह से मीनाक्षी लेखी, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। सुनने में कुछ लोगों को जरूर चुभन हुई। हाँ, उन्होंने कहा मवाली हैं किसान, आप समर्थन करती हैं। आप बीच में मत टोकिए। उन्होंने कहा किसान मवाली हैं और आप समर्थन करती हैं। मैंने इनको टोका नहीं था। हाँ, चुपचाप सुनिए मेरी बात। ना तो मवाली कहने वालों का समर्थन करेंगे आप? हाँ, आप भी सुनिए ना, मवाली कहने वालों का समर्थन करेंगे आप? हाँ, दीपक जी, या तो ये बोल आप भी मवाली कह रहे हैं, आप सबसे बड़े मवाली हैं, आपकी पार्टी में सब मवाली भरे पड़े। जगतार जी, उनकी बात सुन लीजिए, आपके पास मैं तुरंत काउंटर के लिए आऊंगा। आप एक महिला हैं, आपको अधिकार नहीं है किसानों मजदूरों का अपमान करने का, चाहे वो मीनाक्षी लेखी हो, चाहे कोई हो। हम अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे बिल्कुल। मैं डिबेट से निकल के आप सम्मान से बोलेंगे, बिल्कुल। आप हमारी बहन है, हम आपसे सम्मान से बोल रहे हैं, आप सम्मान से बोलिए। आप कैसे कह दिया आपने मवाली है भाई? आज मवालियों को संसद में आज जंतर मंतर पे मवालियों को बुलाया था आपकी सरकार ने। ये सब मवाली भर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, सब मवाली हैं। ये जो किसानों मजदूरों को मवाली बोलोगे आप, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी आप लोगों को? मैं संजू वर्मा जी से अपील करूंगा, संजू वर्मा जी आप आ जाइए। जगतार सिंह जी अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। लेकिन रमनीक मान जी जो मुद्दा उठा रहे हैं जगतार सिंह बाजवा जी, क्या ये कहना उचित है? क्या इस संबोधन से संबोधित करना चाहिए किसानों को? बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। संजू जी बताइए, क्या ये शब्द उचित है? आप या तो मेरे को बात खत्म करने का मौका दें, या तो मैं डिबेट नहीं करूंगी। नहीं, आप बोलिए जगतार जी, प्लीज सुन लीजिए उनको सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। आप सुन लीजिए उनको, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए संजू जी। ठीक है जी। और अभी जैसे आपने इनको पूरा स्क्रीन पर लेकर अलग कर दिया था, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। पहली बात तो ये कि किसान, हम उनके प्रति पूरी संवेदना रखते हैं, और मैंने कहा किसानों के प्रति हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। पर किसानों की आड़ में जो मवाली आंदोलनबाजी कर रहे हैं, हम उनको पूरी तरह से, हम उनकी जो हरकतें हैं उसका खंडन करते हैं। मुझे बताइए, 24 जून को केंद्र मंत्री सोम प्रकाश पर, होशियारपुर पर किसने हमला किया? आंदोलन जीवियों ने। 26 जनवरी लाल किले पर किसने हमारा भारत के सरकार का फ्लैग को निकालकर निशान फ्लैग लहराया? यही आंदोलन जीवियों ने। 30 जून को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अमित वाल्मीकि पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसने हमला किया?
यही मवाली आंदोलन जीवियों ने, आज इन आंदोलन जीवियों ने एक पत्रकार पर हमला किया जंतर मंतर पर। इन आंदोलन जीवियों ने कुछ महीने पहले बंगाल की आई एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो ये जो यहाँ पर थोड़ा पढ़ के भी आया करो, चार्जशीट पढ़ो क्या है दिल्ली पुलिस की, जो अमित शाह के अंडर में आती है पुलिस, एक लड़की वो किसी पर आरोप साबित नहीं कर पाई। और आप यहाँ पर बैठकर बीजेपी को भाषण देते हो, शर्म करो। लड़की का गैंगरेप करने के बाद आपने इतनी ये निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। एक बहन का बलात्कार अगर हुआ तो उनके दोषियों को क्या सजा मिली अभी तक, क्या सजा मिली? और आप जैसी पार्टी हमें सबक देती है, कुलदीप सेंगर जैसों को, चिन्मयानंद जैसों को जो पालती है पार्टी, वो हमें सबक सिखाएगी क्या किसानों को? जो किसान मजदूर जो सड़कों पर बैठे हैं उसको जिंदा जलाकर आप कहते हैं कि मुकेश ने बहन जी थोड़ी बहुत हमारी बहन होने के नाते शर्म रखो। आपकी पार्टी में कितने बलात्कारी हैं? ठीक है, मैं दोनों को रोकता हूँ। मेरे ख्याल से आरोप प्रत्यारोप से आगे की बात होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से आगे की बात होनी चाहिए। इसीलिए मैं सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी अगर ऐसे ही हार्ड स्टैंड रहेंगे तो फिर बात की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, बताइए। आंदोलन जीवियों ने किया। आदरणीय संजू जी बोलने का अवसर देंगी तो मैं कुछ निवेदन करूं। मुझे बहुत दुख है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ हुआ, और मुझे दुख है कि आज हमारी मित्र मीनाक्षी लेखी ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया। आप तथ्य तो अभी छोड़ दें, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, स्थितियां क्या हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें करना एक मंत्री को और सरकार के मंत्री को शोभा नहीं देता, और खास तौर पे एक ऐसे वर्ग से जिसके आप हितैषी होने का दावा करें, उसके लोगों को ये संदेश नहीं देना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बहुत चकित हूँ कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर यही रुख रहा तो जो आपने पूछा है दीपक, इसका सीधा मतलब है कि सरकार चाहती ही नहीं कि वो इसको सुलझाए। वो चाहती है या उसने ये तय कर लिया है, उसकी समझ में ये आ गया है कि ये थोड़े से लोग हैं, ये ऐसे करते रहेंगे, इनको आंदोलन करते रहने दो, हम अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे। इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है, और इससे ये तो एक संदेह खड़ा होता है कि सरकार हल निकालने चाहती भी है कि नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर तो बहुत संयत बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गंभीर आदमी हैं, वो उसकी बात करनी चाहिए। किसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि अड़ने से, जिद से कोई भी मसला आज तक दुनिया में हल नहीं हुआ ठीक से। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलते। तो दोनों पक्षों को आगे आकर बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे वो जितनी लंबी चले। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो कई दशक चली हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों की कई समस्याएं ऐसी रही हैं जिन पे कई दशक तक बातचीत केंद्र और उन आंदोलनकारियों के बीच में होती रही, लेकिन उनका हल निकला है, हल निकले हैं। पंजाब में भी हल निकले हैं। तो बातचीत के रास्ते में, बातचीत के समाधान में विश्वास पहली जरूरत है, और उस हिसाब से तैयारी की पहली जरूरत है। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल लेता हूं। विश्वास की कमी है सरकार और किसानों के बीच, बताइए संजू वर्मा जी, फिर मैं रमनीक भाई और अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। संक्षेप में थोड़ा मैं ये कहना चाहती हूँ दीपक जी कि सरकार ने अब तक 50 घंटों से ज्यादा वार्तालाप किया है किसान भाइयों के साथ। 11 बार बातचीत हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप प्रस्ताव रखिए, हम उस पर जरूर सोच विचार करके आपके सामने वापस एक दोबारा प्रस्ताव रखेंगे। पर यह कहना कि माई वे और दी हाईवे, सरकार के सर पर बंदूक रखकर कहना कि आप कोई कंडीशन के बिना सीधा ये कानूनों को वापस ले लो क्योंकि ये काले कानून है, ये तो नहीं होने वाला है। आप यदि हट धर्मी दिखाओगे, आप यदि जिद पर आ जाओगे, तो ये सुन लीजिए कि ये सरकार आपके जिद के दबाव के अंदर आकर कोई निर्णय नहीं लेगी। क्योंकि आज भी दीपक जी, आप
आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। ये सत्ता का सिर्फ घमंड गेहूं है। की बात कर रही हूँ, सत्ता का घमंड सिर्फ है। गेहूं इससे की बात पहले भी कर रही बहुत सी हूँ। सत्ताओं का घमंड है। गेहूं की ये सत्ता सार्वजनिक का घमंड है खरीदारी बहन। पिछले 3 ये महीनों बहन में जी सत्ता का घमंड सिर पे 65,000 सवार है जो करोड़ बोल की रहे हो आप। गेहूं की खरीदारी MSP पर हुई है। ये देश के 65,000 नौजवान, देश के करोड़ की किसान गेहूं देख रहे की हैं जिस खरीदारी घमंड में आप बोल रहे MSP हो, पर हुई है। जिस 1 घमंड में लाख बोल रही हो करोड़ की बहन, धान ये की देख रहे हैं खरीदारी देश के मजदूर, MSP पर किसान, हुई है। नौजवान। 1 लाख करोड़ की ठीक है, धान की संजू वर्मा जी, खरीदारी मैंने आपकी बात मानी कि MSP पर खरीदारी हुई है। परेशानी है। हुई है। ये किस मवाली को लेकर आए हो आप? मैंने आपकी बात मानी। अखिलेश जी, अरे अखिलेश क्या जी, बात कर रही है संजू वर्मा भाई? संजू वर्मा जी दीपक, प्लीज उनको सही कहिए, शब्दों का वो इस्तेमाल करें। महिला है, उनसे इस भाषा की संजू अपेक्षा वर्मा नहीं जी की प्लीज जाती है। सही पार्टी शब्दों के का प्रवक्ता इस्तेमाल हैं करें, वो भी मेरे सम्मानित पैनलिस्ट है। नहीं, यदि वो हमारी बीजेपी सरकार पर इतनी ओछी शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, तो जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में उनको मैं जवाब दूंगी। आपने सुना नहीं उन्होंने गृह मंत्री के लिए कितने अपशब्द का उपयोग किया? आपने सुना नहीं उन्होंने मीनाक्षी लेखी के लिए कितने अपशब्दों का उपयोग किया? हमने तो सिर्फ मवालियों को मवाली बोला है। किसान भाई तो हमारे बहुत प्रिय हैं। जो असल किसान है वो तो खेती में काम कर रहे हैं। वो हम तो भी MSP तानाशाहों को तानाशाह फायदा बोल रहे उठा हैं, हम भी जो घमंडियों लोग को घमंडी बोल रहे हैं, तानाशाहों को तानाशाह बोल रहे हैं, घमंडियों को घमंडी बोल रहे हैं, गुंडों को गुंडे बोल रहे हैं, बलात्कारी कुलदीप सेंगर जैसे, चिन्मयानंद जैसे उनको बलात्कारी बोल रहे हैं, और आप उनकी फेवर कर रही हो। शर्म नहीं आती अच्छा, आपको? लेकिन हम बिल्कुल भी। पॉलिटिकल बात क्यों करें? आप हम भारतीय किसान और जनता सरकार पार्टी के के बीच की प्रवक्ता बात करें ना। होने के नाते। जगतार सिंह जी, फिर आपसे पूछे थे, मैंने संजू वर्मा जी को भी कहा, हम पॉलिटिकल बात क्यों करें? चलिए, हम पॉलिटिकल बात क्यों करें? मैं सीधे, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, रजत शुभ्रा रेवाड़ी से, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये संकट तो बड़ा होता जा रहा है। दीपक जी, जाके प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मत पहले हर लीनी। ये अंग्रेजों की भाषा बोल रही है दिल्ली की सरकार, बीजेपी की सरकार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जब थी, वो इसी तरह की भाषा बोलती थी। आज ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, पहले 1 थी। और किसानों को बताया जा रहा मवाली, ये अन्नदाताओं को मवाली बताया जा रहा है। अन्नदाता मवाली नहीं है, ये महाबली है। शर्म नहीं आती मैं अगर आपको? इजाजत आपके राहुल गांधी इजाजत हो तो ने मैं बोलूं। चौकीदार चोर है। राहुल गांधी इनकी को सुन लें सुप्रीम आप, कोर्ट से माफी इनकी मांगनी सुन लें पड़ी। आप। आप यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हो। राहुल गांधी की इतनी हिमाकत थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना कसते हुए कहा था चौकीदार चोर है। आप लोग यहाँ पर आकर टीवी स्टेशन पर भाषण देते हो। आपके राहुल गांधी दिन रात बैठकर ट्विटर पर क्या करते हैं? अनाप शनाप बयान देते हैं, मोदी सरकार पर ओछे लांछन लगाते हैं, और राहुल गांधी की भाषा के बारे में ठीक है, जितना कम बोला जाए, उतना बेहतर है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, किसान हमारे अन्नदाता हैं। मैंने पहले भी कहा, हम उनके लिए मवाली शब्द का इस्तेमाल ना करें। संजू वर्मा जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जगतार सिंह जी से भी कह रहा हूं कि देश के माननीय मंत्रियों के बारे में किसी भी ओछी भाषा का, हल्की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं आप सबसे अपील ही कर सकता हूं, क्योंकि अन्नदाता को हम अन्नदाता ही मानते हैं, और आपने इसीलिए उनको जंतर मंतर पर आज आने की अनुमति दी है। अखिलेश जी, अपनी बात खत्म करिए। दीपक जी, यहाँ 24 घंटे लाइट आने वाले लखनऊ में लाइट चली गई है, इसलिए मेरी आवाज सिर्फ आपको सुनाई देगी। मैंने कहा आपसे कि ये जो किसानों को मवाली समझ रहा है, ये गलतफहमी में है। ये किसान इस देश के महाबली हैं। महाबलियों को मवाली कहने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की भाषा उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और जो सारा देश साक्षी है, किसान विरोधी मोदी और मीनाक्षी हैं। सिर्फ मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो स्वयं उन्होंने कहा था कि हम MSP मैंडेटरी करेंगे, होना चाहिए। उन्होंने 2011 में रिपोर्ट दी थी, और ये सरकार भी कहती है। लेकिन देखिए, इस तरह की भाषा का यदि प्रयोग करेंगे तो क्या वार्तालाप हो पाएगा? और कोई कंडीशन रख के वार्तालाप होती है? किसान तो सिर्फ अपने MSP की गारंटी मांग रहा है कि आप, और वो भी सरकार तो खरीदती ही है। जो निजी प्लेयर खरीदेंगे उन बाउंडेशन हो कि हाँ, वो MSP उनके लिए भी अखिलेश, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। आपका फ्रेम बड़ा खराब लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, आपकी आवाज कहीं से आ रही है, मैं समझ सकता हूँ। लाइट गई है, तब तक मैं एक दर्शक के पास चलता हूँ। जी जी जी, मैं इंतजार करता हूं आपके लाइट वापस आने का, या आपके पास बैटरी होगी वो लगा लीजिए, कम से कम आपका चेहरा तो दिखे। अजीब सा लग रहा है, आपकी आवाज आ रही है, सिर्फ चेहरा नहीं दिख रहा है। आपने अपनी बात खत्म की, अभी मैं चलता हूं रजत शुभ्रा के पास, रेवाड़ी। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। रजत जी, क्या कहेंगे, बातचीत होनी चाहिए या नहीं?
जी सर, शुक्रिया। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो हमारी सरकार है वो हमारे किसानों की मांगों को समझ नहीं पा रही है। सर इनकी मांगों के पीछे एक डर दिखाई देता है सर, किसानों की मांगों के पीछे एक डर दिखाई देता है। मेन अभी तक क्या था सर, किसान जो अपनी फसल थी वो डायरेक्ट एपीएमसी पे मंडी पे बेच रही थी, और जबकि अभी फिलहाल ही में जो नया बिल पास हुआ जिसमें से एक बिल ये कहता है कि एक देश एक बाजार, जहां पे किसान अपनी पूरी फसल किसी अन्य राज्य में बेच सकता है, उसको एक उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अब बट सर किसान मेन अभी इस वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि इन सभी चीज़ों का बहुत बुरा प्रभावित ना पड़े एमएसपी पे, जहां पे सरकार सर उनको कोई गारंटी नहीं दे पा रही है। वो सरकार, हमारी सरकार किसानों को गारंटी नहीं दे पा रही है कि एमएसपी पे कोई प्रभाव आएगा नहीं आएगा, एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी। इसी वजह से सर किसान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। मेन दिक्कत यहाँ पे आ रही है सर। और साथ ही साथ सर कोई किसान, बहुत अच्छी बात कही रजत आपने। मैं सीधे चलता हूं अभी, ठीक है, मैं सीधे चलता हूं रजत, मेरे पास आपके लिए इतना ही वक्त है। मैं सीधे चलता हूं रमनीक भाई के पास। रमनीक भाई, विश्वास का इतना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा तो बात है कैसे आगे बढ़ेगी? आप क्या कहेंगे किसान नेताओं को, आप क्या कहेंगे किसान के तौर पर सरकार को? दीपक जी, मैं 2-3 बातों का उल्लेख करके फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहली बात तो मैं आपके चैनल पे पहले भी दोहराया है कि राकेश बाल्यान ने हिंदुस्तान अखबार को जो अपना बयान दिया था उसके अंदर उसने इन्हीं तीनों कानूनों की तारीफ की थी, और वो उल्लेख बड़े वाज़े तौर पे सामने है। और पंजाब का जो मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल नहीं, विपक्षी दल अकाली दल के तीनों शीर्ष नेताओं ने, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, सुखबीर बादल हो, हरसिमरत बादल हो, उन्होंने इन तीनों कानूनों की तारीफ करी है। तारीफ के अंदर कसीदे पड़े और बाद में अब ये सब बदल गए हैं। मेरा कहना केवल मात्र इतना है कि हिपोक्रेसी को और जो तथ्य हैं उनको ज़रा जुदा करके देखा जाए। और जहाँ पे बात आती है सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता की, और कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मैं उनको सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो सत्ता में तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? जबकि ये सुब्रमण्यम स्वामी कमीशन की जो कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, उस कमीशन की रिपोर्ट को 8 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पैरों के नीचे दबा के रखे, उसको लागू नहीं किया। अब बात यह है कि किसानों के अंदर जैसे इंडस्ट्री के लिए सुधार आए, कानून आए और व्यापक कानून आए, अगर किसानी से जुड़े हुए कानून आते हैं, देखिए बाजवा साहब, मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट। मैं आधे घंटे के बाद अपनी बारी में बोल रहा हूँ, प्लीज आप जरा मेरी बात को सुनिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करना कांग्रेस की सबसे बड़ी फेलियर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैंने आपकी बातें सुनी है, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनता हूँ और मैं आपको बड़ी संजीदगी से लेता हूँ। उसी का कारण है कि आप लोग जो बार बार एक बात को उठा लेते हैं, कभी किसान को मवाली कहना, कभी किसान को अन्नदाता ना मानना, किसान को, देखिए जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उसमें जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपकी भी है। बार बार ये कहना कि सरकार देखे, सरकार करे, कार्रवाई करे, पंगु सरकार, पुलिस पंगु, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। जो आपने इकोसिस्टम एक 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर जो गुंडा, जो मवाली, जो डिफॉल्टर, जो बेल जंप किया हुआ, देखिए प्लीज ऐसे नहीं, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बाजवा साहब प्लीज, बस अब देखिए फिर मैं डिबेट नहीं करूंगा आपके साथ सर, मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। देखिए ऐसे नहीं है, नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, आपकी क्या जिम्मेवारी है? आपकी नाक के नीचे बलात्कार होता है, आपकी जिम्मेवारी क्या है? ऐसे नहीं चलेगा बाजवा साहब, आपकी नाक के नीचे। अरे मुकेश बुढ़, सरकार की जिम्मेदारी है, फांसी दो उनको जिन्होंने बलात्कार किया। सरकार की जिम्मेदारी है, बलात्कार किया, फांसी दो ना, तलवार चलाई जाती है, फांसी दो। ये निकम्मी सरकार है, फांसी क्यों नहीं दे रही? आपकी जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी सरकार की। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने सिर्फ लाल झंडा उठाना है, आप हरी पगड़ियां पहन के कम्युनिस्टों का काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता था, आप मजबूर कर रहे हैं। आप ये हरी पगड़ी बांध के बैठे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप कम्युनिस्ट हैं, आप कम्युनिस्टों का काम कर रहे हैं। आप बताइए, हरनमोला किसान है, योगेंद्र यादव किसान है, दर्शन पाल किसान है, कौन सा किसान है? चिल्लाना बंद कीजिए, स्टॉप शाउटिंग, चलाना बंद कीजिए, नाटक मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए। सुनो बाजवा, बाजवा सुनो, चिल्लाओ मत, बात सुनो, चिल्लाना बंद करो। ये बताओ, ये तुम्हारा योगेंद्र यादव 8 जगह नहीं है इसके नाम पे, ये किसान है, ये आनंद मोला ये किसान है, ये वरा राव ये किसान है। तुम लोग वहाँ पे शर्जीली शराब, अरे सुनो, तुम वहाँ पे कम्युनिस्टों की रिहाई के लिए पोस्टर लगाते हो, तुम मर जा मोदी, हाय मोदी के तुम नारे लगाते हो, तुम किसान हो। क्या कहें तुम्हारे को, बताओ क्या कहना चाहिए तुम्हारे को? किस बात से? एक मिनट, हम व्यक्तिगत ना हो, बाजवा साहब आपसे भी, रमनीक मान साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है,
तेरे जैसे लोग पगड़ी बांध मैं अन्नदाता के लिए किसी भी कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। शर्म नहीं है? हमारे चैनल की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, किसान हमारे लिए अन्नदाता है। मेरे जैसे तो तुम 100 जन्म में मेरे जैसे नहीं हो सकते। मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। यह पगड़ी की सच नहीं है। मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। रमनीक मान सच बोलता है। तुम मेरे जैसे 100 जन्म में नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी पगड़ी की बात बताता हूँ तुम्हारे को मैं। किसानों की पगड़ी यार एक तो के लिए जान दे दीपक भाई, ये चिकम चिल्ली की दुकान अच्छा, झगड़ा नहीं। मैं अपनी बात मैंने आधा घंटा रमनीक जी, बाजवा साहब दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों हमारे लिए अन्नदाता हैं, आप दोनों हमारे लिए किसान हैं। दीपक भाई देखिए, हमारे चैनल का बड़ा क्लियर मानना है, आपस में व्यक्तिगत ना हो प्लीज। बाजवा साहब उसकी बात सुन लीजिए ना। किसानों की पगड़ी के लिए जान दे देंगे, ये नहीं सहेंगे बिल्कुल। चौरसिया जी किसानों की पगड़ी के लिए अरे छोड़ो यार, तुम जाने दो। हाँ ये सुनो, ये फिल्मी डायलॉग ना किसी और दिन के लिए रखना। मेरे आगे तुम्हारे फिल्मी डायलॉग नहीं चलेंगे, मेरे आगे तुम्हारे फिल्मी डायलॉग नहीं चलेंगे। और सुनो, किसान बहुत व्यापक शब्द है। तुम दलाल हो, तुम पावर ब्रोकर हो, तुम लोग पावर ब्रोकर हो, तुम लोग किसान नहीं हो। किसान बैठा खेतों में और भारत के अंदर 70 करोड़ किसान है। तुम 7 लाख दिला दो वोटरों के ऊपर। रमनीक मान भाई, जगतार सिंह बाजवा साहब, दोनों रुकिए। अपने आप को किसान कहते हो, तुम्हारा शर्म आनी चाहिए। कहाँ है किसान की बात करता है तू? कौन से किसान हो तुम? अरे छोड़ो, तुम पगड़ी की बात ना करो। पगड़ी गुरु साहब की दीवी है, उसको कौन हाथ लगा सकता है? ये सेंटीमेंट मत विवेक करो। और सुनो, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, व्यक्तिगत ना हो, मैं दोनों को रोकता हूं, मैं सीधे अखिलेश जी के पास जाता हूं। अखिलेश जी अपनी बात खत्म नहीं कर पाए थे, लाइन चली गई थी, फिर संजू वर्मा जी फाइनल काउंटर देंगी। मुझे बताइए अखिलेश जी, मुझे बताइए, आप आधी बात कह चुके थे। आधी बात में ये जानना चाहता हूं कि विश्वास का इतना बड़ा संकट अगर यहां पैदा हो गया है तो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? इसके बाद संजू वर्मा जी मैं सीधे आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी एक भी बार नहीं बोल पाए। कोई विश्वास का संकट नहीं है। ये बिल इन दोनों ने उन दोनों के लिए बनाया, जब तक वो दोनों नहीं कहेंगे ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। और ये दोनों वही कर रहे हैं कि बिल के जो किसानों की मांग है नहीं माननी है, वो तो बार बार कहते हैं। हालांकि स्वयं ये सरकार भी कहती है कि हाँ हम राजी हैं, एमएसपी रहेगी, खत्म नहीं होगी। अगर खत्म नहीं होगी सरकार कहती है तो उसको बिल में एक्ट में ला देने में क्या एतराज है? लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो इनके वो दोनों हैं वो नहीं चाहते इस बात को। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो पार्लियामेंट में किसानों से, प्रतिनिधियों से बहस करके, पार्लियामेंट में बहस करके बाकायदा लाते, ऑर्डिनेंस ला करके, और जिस तरह से जल्दी जल्दी में किया अपने उन दोनों के लिए, तो इसे स्पष्ट है कि इनकी नीयत में खोट है। किसानों की नीयत तो साफ है कि भाई बहस करो, बात करो, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि गवर्नमेंट का मामला है। इसी सवाल का जवाब लेता हूं। संजू वर्मा जी, आप पर सीधा सीधा आरोप है कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार बार बार कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके मामले को उलझा रही है। ऐसे तो विश्वास का इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है, आधे घंटे में कोई ऐसा शो नहीं देखा जिसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। दीपक जी, मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि किसानों का हम बहुत आदर करते हैं, और जो हमने मवाली शब्द का इस्तेमाल किया था वो आंदोलन जीवियों के लिए है, और उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये वही आंदोलन जीवी है जिन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया था 26 जनवरी को, और निशान साहब का झंडा लहराया था लाल किले पर। इन लोगों को क्षमा करना होगा, अपने देश के साथ गद्दारी करना। और मैं देश गद्दार नहीं हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करती हूं। दूसरी बात, जहां बात आती है नियत की, तो मैं साफ साफ कह दूं कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। 2014 से लेकर 2020 तक धान में मोदी सरकार ने 6 लाख करोड़ की सार्वजनिक खरीदारी की है, और गेहूं में लगभग 4.25 लाख करोड़ की। और जैसा मैंने बताया, जब लगभग सिर्फ 3-3.5 महीनों में, पिछले 3-3.5 महीनों में 65,000 करोड़ की खरीदारी गेहूं में हुई है एमएसपी पर, तो एमएसपी हटाने का तो सवाल नहीं उठता। रही बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, हमने 1,35,000 करोड़ दिए हैं किसानों को। जब आप खरीदारी कर रहे हो तो कानून बनाने में परेशानी क्या है? बना दीजिए, तो चाहे प्रधानमंत्री बना दीजिए ना कानून। फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, एमएसपी हो, जितनी एमएसपी 6 सालों में मोदी सरकार ने दी है, और डीजल का रेट, कांग्रेस ने डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, दी थी।
ना किसानों के डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल कहाँ पर है? 370 भी तो बोल दो एक बार, कह दो 370 के बाद किसान परेशान हुआ, बोलो ना। इसलिए यहाँ पर आकर वो भाषण आप बोलोगे, रसोई गैस पे आ जाओ, वो मान साहब आप बोलोगे, आप जैसे दलाल लोग बोलेंगे, हम अपने विषय पे बोलेंगे, हमारा विषय है उस पर बोलेंगे, हम किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोल ही रहे हो तो सब कुछ बोल ही रहे हो एक बार, के छोड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी लेंगे, ये वाले मुद्दे तुम्हारे यहाँ दलाल जैसे बैठे हैं भाई, और मान साहब तेरे वर्गे दलाल बैठे हैं, आजंदे करो तेरे वर्गे दलाल बोल रहे फ्री फॉर ऑल हो रहा है, एक एक करके प्लीज बाजवा साहब एक एक दलाली करके। तेरी खोल के दिखावांगा मैं, तेरी दलाली खोल के दिखावांगा मैं, चिंता ना कर, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ हल निकालने की जिम्मेदारी हाँ चिंता ना कर, तो जितने मर्जी दिखाएं, पावर ब्रोकर नहीं है, जितने मर्जी दिखाएं, हल तभी किसके कहने पे बैठे हो मैं जानता हूँ, के लिए तैयार होंगे। समझ गया? प्लीज व्यक्तिगत ना हो आप। और जान तली के भीड़ की आड़ में बैठे हो, ये जो मोबोक्रेसी चल रही है तुम्हारी, किसे तो नहीं डरते, ये जो तुम भीड़ के पीछे छुप के बात करते हो, आपने अपनी बात खत्म की, मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास जाता हूं, हर्षराज सिंह गाजियाबाद से। हर्षराज क्या कहेंगे, क्या इस बात आपको इस डिस्कशन को देखकर निकलता है कि हम संकट के हल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या चीजों को और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं? हेलो सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी बिल्कुल हर्ष, बोलिए आप। सर, ये जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर के पास, आपकी आवाज आ रही है? सर ये जो आंदोलन हो रहा है, धन्यवाद सर, ये जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर के पास, जिसका नाम किसानों ने किसान संसद रखा हुआ है, सर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आंदोलन आगे कैसे जाता है। अगर ये एक शांतिपूर्वक आंदोलन होगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है सरकार और किसान के बीच की कमी को दूर करने के लिए। लेकिन अगर ये उसके विपरीत रूप लेके एक हिंसक आंदोलन बन जाता है तो सर 26 जनवरी और लाल किले की यादें अभी भी हमारे मन में ताज़ा है और ये किसानों के लिए ही एक मुसीबत पैदा कर सकती है और उनकी जितनी भी पिछली मेहनत है उन सब पे पानी फेर सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और किसान तीनों ही इसे एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन बनाना चाहते हैं, पर देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि इसका क्या परिणाम होता है और इसके क्या अंत होते हैं। क्या ये शांतिपूर्वक ढंग से अगर होता है तो ये काफ़ी एक बहुत ही अच्छा कदम है किसानों को अपनी बात पहुँचाने के लिए सरकार तक। ठीक है हर्षराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़ गए हैं, रमनीक मान जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी थोड़ी देर में आएंगे और जगतार सिंह बाजवा। लेकिन सबसे पहले राहुल सर के पास चलूंगा। राहुल सर, विश्वास का ऐसा अभूतपूर्व संकट मैंने अपने पत्रकारिता इतिहास में आज तक नहीं देखा कि इस तरह का संकट पैदा हो जाए, दो इस तरह के फाड़ हो जाएं सरकार में और आंदोलनकारियों के बीच। ये तो डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये बातचीत देखकर ऐसा नहीं लगता? और मैं ये फिर दोहरा दूं, किसान हमारा अन्नदाता है, हम अन्नदाता ही मानते हैं और हमारे लिए वो अन्नदाता ही रहेगा और अन्नदाता भगवान होता है। दीपक, मैं समझता हूं कि आज की इस अपने चैनल की बहस देखकर तो कुछ भी अनुमान हमें नहीं लगाना चाहिए। ये जो बातें हो रही हैं बिल्कुल असाधारण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी अपने इन सभी मित्रों पर चकित हूँ जिस भाषा और मुद्रा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई भी बातचीत ऐसे ना होगी, ना सरकार के साथ जो पिछली भी 11 बार बात हुई है वो भी ऐसे नहीं हुई है और कोई भी बातचीत ऐसे नहीं होती। तो इस बातचीत को कोई भी हम प्रमाण ना माने, ना कोई संकेत माने। लेकिन ये जरूरी है कि दोनों ओर से, और किसानों मतलब किसान की भी जिम्मेदारी है, किसान नेताओं की भी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो विश्वास अर्जित करे। ये सारी बातचीत सब खुलेआम आमने सामने बैठ के नहीं होती, कई बार मध्यस्थ लोगों की भी जरूरत होती है, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो संवाद के चैनल खुले रहने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि बातचीत किसी स्तर पे हो रही होगी, नहीं हो रही है तो होनी चाहिए, क्योंकि 9-8 महीने से भारत और दुनिया भी देख रही है कि किसान लगातार आंदोलनरत हैं। सही गलत ये फैसला तो बाद में होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आ चुका है। किसानों की जिद ये है और ये गलत जिद है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी, आपने समिति को इनकार कर दिया। ये पहले ही घोषित कर दिया कि हम समिति कुछ भी करे हमें मानना ही नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला देगी तो हम नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे बात चलेगी? तो वो अपना ही पक्ष कमजोर कर रहे हैं। जनता की अदालत में अगर उनको जनता का वो समर्थन अपने साथ रखना है, सहानुभूति रखनी है, तो उनको अपना रुख भी लचीला रखना पड़ेगा और जिसे हम कहते हैं रीजनेबल रखना पड़ेगा। और उसका मतलब है कि आप बातचीत के लिए तैयार हों, आप जिद मत करें, अड़े नहीं। ठीक बात है।
बाजवा साहब, मेरा यही सीधा सवाल आपसे, उसके बाद मैं इकबाल सिंह जी के पास जाऊंगा। आप संसद की नहीं मान रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे हैं, आप जो मंत्री बातचीत कर रहे हैं उनकी नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कानून सस्पेंड कर चुकी है, फिर सिर्फ वापस लेने की मांग, उसके बाद आगे की बात, ये तो अड़ने वाला रुख है ना। ये रुख भी आपका सरकार के नजरिए से नहीं, लेकिन मैं एक आम आदमी के नजरिए से बोल रहा हूं। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर जो आपने बंद कर रखे हैं, वहां के लोग आजकल भूखे मरने की नौबत आ गई है, वहां की छोटे छोटे दुकानदारों की, उनके बारे में भी सोचिए आप प्लीज। अब मैं दीपक जी बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, अब एक बात, इसको मेरा थोड़ा सा समय देना। आपने बात कही लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है, किसान तो फांसियां ले रहे हैं, किसान सल्फास खा रहे हैं, किसानों की बेटियों की शादी पे किसान उससे पहले फांसी ले लेते, नहीं बेचारे कर पाते। कब से आज सड़क पर अगर किसान मजदूर बैठे तो क्या शौक से बैठे इतनी गर्मी में, क्या शौक से बैठे इतनी ठंड में? दूसरी बात आप कह रहे हो संसद की बात नहीं मान रहे हो, कौन सी संसद ने कब कहा? हम तो संसद से कह रहे हैं कि भाई ये कानून हमें अभी नहीं चाहिए, आप इनको रद्द कर दो। जब संसद हमारा भला करना चाहती है और हमें लगता है कि इसमें हमारा भला नहीं है, तो उसको ये रद्द कर देना चाहिए कि जब हमारे भले की बात कर रहे हैं और हमारा भला इससे नहीं होता हमें लगता है, तो उसे रद्द करने में परेशानी क्या है? आप कह रहे हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी थी, अब मेरा काउंटर सवाल सुन लीजिए। एमएसपी पूरे देश का किसान तो ये नहीं कह रहा है ना, पूरे देश के किसान तो ये नहीं कह रहा है ना बाजवा साहब। तो आप एमएसपी के पे कानून बनाने की बात को करने को तो सरकार राजी है, पर आपने कंडीशन ये रख दी है कि पहले कानून वापस लो। कब राजी? कानून तो रद्द है, अभी कानून तो लागू भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रद्द कर चुका है। दीपक जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। 11 बार जो वार्ता हुई, उसमें जब इन कानूनों पर कोई पेंच फंसता था तो प्रस्ताव सरकार के आगे रखा गया कि चलो तब तक एमएसपी पे बात कर लें। तो आपके जो वार्ताकार मंत्री हैं उन्होंने कहा एमएसपी पे तो बात ही नहीं होगी, पहले कानूनों पे बात होगी। तो हम भी कह रहे हैं फिर पहले कानून पे ही बात होगी, पहले कानून रद्द कर लो फिर एमएसपी पे बात कर लेना। हमने तो 11 बार की वार्ता में कहा था कि अगर कानून पे बात अगर नहीं हो रही है तो तब तक हम एमएसपी पे बात कर लें। तो कल एमएसपी घोषित कर दें। कल एमएसपी कहा गया था कि पॉइंट बाय पॉइंट स्पेसिफिक प्रपोजल लेकर आप आइए। आपसे तो ये भी कहा गया था ना, पॉइंट बाय पॉइंट तो 11 बार क्या लेकर आइए। क्या किया? 11 बार जिद है, यस और नो, कानून आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक है, मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास चलता हूं। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास चलता हूं। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है इस पे। सरकार तो एमएसपी के मामले में ओपन है ना, सरकार ने तो मना नहीं किया एमएसपी पर कानून या लिखित आश्वासन देने के बारे में, कभी मना नहीं किया। तो मना नहीं किया तो बना क्यों नहीं देते कानून? यार कैसी बात कर रहे हो दीपक जी? अरे बना दो ना कानून, मना नहीं किया तो हम तो मांग रहे हैं, आप कह रहे हो मना नहीं किया, तो बनवा दो कानून सुबह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमनीक मान जी, क्या सरकार ने किसानों को मौका नहीं दिया, आपको ऐसा लगता है? और प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा संयत भाषा का इस्तेमाल करें। नहीं, ऐसा है कि सरकार ने 11 दौर की वार्ता करी। 11 दौर की वार्ता में अगर ये निकल के आया कि आप वहाँ पे बैनर लेके जाएं कि येस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए, और अगर आप ये कहें कि साहब या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे, और अगर आप उस कानून को जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसकी मेरिट्स के ऊपर आप बात करने को तैयार नहीं हैं, और वो लोग जो इस कानून की प्रशंसा कर चुके हैं आप उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या तथाकथित किसान नेता, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर शक आता है। आप 11 छोड़ के आप और 11 दौर की, आप और 11 दौर की, 33 दौर, 44 दौर, 55 दौर की आप वार्ता कर लीजिए। जब तक इनका जो ढीठपना, जो जिदपना है वो नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये अपनी नेतागिरी का लालच नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसके अंदर हल निकलना बहुत कठिन है। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दीपक भाई, बाजवा साहब यार प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, चिल्ली मत करा करो यार। आपने अपनी बात कही, मैं आपके बीच में बोला, आपकी जुबान जो है ना, आपके बीच में बोला, सुनो आप कौन है यार? आप ढीठ भी हो, आप कम्युनिस्ट भी हो, आप जिद्दी भी हो, आपको नेतागिरी का चस्का भी है, और आप लालची भी हो, आप और प्लीज अब मेरी बात कहने वाले होते हो यार। अब ढीठ तू है, ढीठ तेरी सरकार है यार।
11 मैं बता रहा हूँ ना, मैं सिद्ध कर देता हूँ, 11वीं दीजिए मैं बार सिद्ध कर देता हूँ। लेके आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए दीपक भाई, मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ। देखिए सुनिए, संसद में कानून बने, संवैधानिक तरीके से बने कानून, उसको आपने नहीं माना, प्रशंसा करके आप फ्लिप कर गए, आपकी हिपोक्रेसी है। संवैधानिक सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बताया, उसको आपने एजेंट बता दिया। मेरे जैसे लोग आके अगर कानून की बात करते तो आप हमारे को दलाल कह देते हैं। तो आपको एक बार अपने गिरिबान में झांक के देखना चाहिए कि आप कितने सच्चे हैं। अरे नहीं यार, देखो बाजवा साहब, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप मचोड़ आदमी हो। मैं आपको 2 बातें और सुनाऊंगा, आपको बुरा लगेगा, आपका खून गर्म है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, ये मोबोक्रेसी, ये भीड़ के पीछे जो आप छुप के आप बातें कर रहे हैं, आप सुनिए। और मैं बताता हूँ, आपने कहा किसान सल्फास खा रहा है, उत्तर लीजिए ना। जब आप सवाल उठाने की क्षमता रखते हैं बाजवा साहब, उत्तर लेने का दम रखिए। अरे सुनो, वो उसके जिम्मेवार आप हो। आपका राकेश बाल्यान है, योगेंद्र यादव है, हनन मोला है, डॉक्टर दर्शन पाल है। आप जैसे पावर ब्रोकर्स उन लोगों की मौत के जिम्मेवार हैं, आप लोग हैं जिम्मेवार। और आपने कहा किसान सल्फास खाता है, तो 1995 से लेकर 2015 के बीच में ऑन रिकॉर्ड है 3,17,948। बंद करना और चिल्ला मत यार, बाद में मेरी गल सुन ला, बाद में गल सुन यार, अरे रौला ना पाया कर यार, बाजवा रौला ना पाया कर, गल सुन, निकम्मा है तू, जरा काम छड़ के खेती छड़ के बैठे बढ़ रहे थे। यू आर निकम्मा, दोनों के पॉइंट में मेरिट से मैं मर्यादा रख रहा हूँ, मैं सम्मान कर रहा हूँ दीपक भाई की बात का। अगर तुम मैं सबसे बोल रहा हूँ, मर्यादा रखिए, आप भी रखिए प्लीज। तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी, तुम गरिमा से गिरोगे ना बाजवा, तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। सुनो मेरी बात को, मिस्टर मान, ये चीखम चिल्ली की दुकान बंद करो और बात सुनो। तो दिख गई 3,17,948 गरीब आदमी घूमते हो फॉर्च्यूनर के अंदर, एंडेवर के अंदर। चप्पल पहनने को पैसे नहीं है विदर्भ में किसान के पास, चप्पल पहनने के लिए पैसे नहीं है आंध्रा में, तमिलनाडु में किसान के पास। तुम लोग किसान हितैषी हो, पावर ब्रोकर हो तुम लोग, तभी तो बैठे हो बॉर्डरों पे ताकि कहीं तुम्हारा हिस्सा पड़ जाए, कोई तुम्हारे को देख ले। तुम्हारा कोई मतलब नहीं किसानी से, झूठे मक्कार लोगो। और बताओ, ये मक्कारी बंद करो, सच्चाई पे आओ, और जो तुमने बात करनी है किसान से बोलो कि सरकार हमारे को ये तब्दीलियां चाहिए। लालपुरा जी, विश्वास का इतना बड़ा संकट क्यों है सरकार और किसानों के बीच? विश्वास का कोई संकट नहीं है। सरकार आज भी बोल रही है, नरेंद्र तोमर जी ने बयान दिया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत हमेशा खुले मन से होती है। 11 दौर की बातचीत हुई, 22 जनवरी को बहुत सारी बातें सेटल हो गई। फिर वो रात को आके क्या हुआ कि सुबह उसको कह दिया कि हम इस बात को नहीं मानते। ये जो किसान भाई अपने मन से फैसला करें, और जब से 2014 से अभी बात हो रही थी खुदकुशियों की, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 4.5 साल पहले इस बात पे आई थी कि हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे। 2000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है वहां। तो बोलिए वहां उनके खिलाफ क्या एजिटेशन हुई? और वो जो है उनके बहकावे में आके वहां से इनको इधर भेज दिया। बात यह है, सरकार बात करने के लिए तैयार है। किसान घाटे का सौदा है, किसानी में कोई भी जो है किसी किस्म की आमदनी नहीं है। सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की कोशिश की, 22 उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। 22 आइटम्स है जो एमएसपी में आती हैं, सब में उनमें से 60% में तो ऑलरेडी जो एमएसपी है डबल हो चुकी है। बाकी के लिए भी किसी में 40%, किसी में 50%। हमें डबल चाहिए ही नहीं, हमें तो सिंगल की गारंटी दे दो। मतलब ये तुम्हारी दो मुही बातें यार। तुम कह रहे हो डबल हो चुकी है, हम कह रहे हैं सिंगल दे दो लिखित में, दे क्यों नहीं रहे फिर? अरे वो तुम्हारे पिता जब की डबल उम्र है जिनको तुम यार कह रहे हो बाजवा साहब, तो सिंगल दो ना, लिख के मर्यादा रखो। सारे यार नहीं होते, सुनो मेरी बात, सारे यार नहीं होते। तुम्हारे पिता की उम्र के लालपुरा साहब, जरा तमीज से बात करो। यार क्या होता है? हम मान साहब हम मर्यादा याद आ गई, और तेरे अर्गे नु आप मर्यादा था। हाँ तो यार थोड़ी ना तुम्हारे यार बापू जी को तुम्हारी पिता की उम्र के हैं, तुम हो भी नहीं सकते यार, हो ही नहीं सकते।
इनको चुप कराइए। तुम गद्दार हो यार, तुम यार कैसे हो? प्लीज सिर्फ इकबाल सिंह जी की आवाज, मैं माफ कीजिए आवाज रोक रहा हूँ, आप माफ कीजिए आवाज रोक रहा हूँ, माफ कीजिए आवाज रोक रहा हूँ, सिर्फ इकबाल सिंह लालपुरा जी, उसके बाद अभय दुबे जी। लालपुरा जी कंप्लीट करिए। किसानी के पक्ष में सरकार ने इसके चीफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई, नीति आयोग ने सबसे बातचीत की। राज्यपाल साहब आप कहते हैं कि मैं मीटिंगों में शामिल हुआ हूं। त्रिकेश टिकैत जी कहते हैं जून में कि ये मेरे पिताजी की जो पुरानी मांग थी वो पूरी हो गई। सरकार अब भी चाहती है, कहीं भी कोई लगता है कमी, क्योंकि ये सारा आंदोलन डर, वहम और भ्रम पे पैदा किया जा रहा है, तो उसको बातचीत के द्वारा हम हल करने के लिए तैयार है। आज भी नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि हम बात के द्वारा आप आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने तो कभी बातचीत से मना ही नहीं किया। ठीक है अभय जी, विश्वास का इतना बड़ा संकट क्यों है दोनों पक्षों में? क्या वाकई सरकार का कहना है कि कुछ लोग जो हैं इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? दीपक जी देखिए, सरकार ने किसानों के विश्वास में विष का वास घोल दिया है, विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात नहीं मानी, 3 काले क्रूर कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपक्ष की बात नहीं मानी, खुद प्रधानमंत्री जी और तो और खुद वो मुख्यमंत्री रहते जो कहते थे वो बात नहीं मानी। अटल जी ने एपीएमसी एक्ट का मॉडल एक्ट दिया 2003 में और ये अपेक्षा की कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम उस राज्यों को प्रेरित करें और ये कानून बनाएं। शरद पवार साहब ने इस दौरान 3 चिट्ठियां लिखी और ये मोदी जी स्वीकारते हैं पार्लियामेंट में। 2019 दिसंबर में दिया हुआ जवाब है। ये कानून के हूबहू सारे प्रोविजन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्रोविजन ऑफ ई ट्रेडिंग, सिंगल पॉइंट लेवी मार्केट, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस, सारे इंप्लीमेंटेड हैं। इंप्लीमेंटेड क्या और क्या नहीं है जो इन्होंने जोड़ दिया वो है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 3 में 1A जो ऐड कर दिया वो नहीं है, जिसमें फूड प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। आपने दे दी प्रधानमंत्री जी, तो फिर ये कर दीजिए कि जो किसान कह रहे हैं कि हमको एमएसपी का एक कानून बना दीजिए। कानून बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? मोटा अनाज इस बार उत्पादित हुआ है 490 लाख टन, खरीदा कितना सरकार ने? सिर्फ 11 लाख टन। धान और गेहूं खरीदा जाता है, बाकी 6 से 7% से ज्यादा फसल का प्रोक्योरमेंट नहीं करती सरकार, किसान बाजार के भरोसे रहता है। अब बात आई कि क्यों क्रेडेंशियल्स मोदी सरकार के इस तरीके के हैं कि किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ 10 सेकंड में इस पर प्रकाश डालता हूं। प्रधानमंत्री जी जैसे ही आए, सत्ता पर बैठे, उन्होंने 3 अध्यादेश लेकर आए। भूमि के उचित मुआवजे का कानून जो सबने पास किया था, उस पर एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाए, किसानों का विश्वास उठा। दूसरा आदेश पारित किया कि देश भर में जो बोनस दिया जा रहा था धान और गेहूं पर, उनकी भी सरकारों द्वारा, वो भी सारा बंद करा दिया। फिर तीसरा उन्होंने शपथ पत्र दिया कि कॉस्ट का 50% ऊपर हम नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दे दिया। चौथा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका मैं सुन रहा था अभी संजू वर्मा कह रही थी। आपको मैं नया खुलासा करता हूं, एक आखिरी बात नया खुलासा करता हूं। गुजरात प्रांत ने फसल बीमा योजना रिफ्यूज कर दी प्रधानमंत्री जी की, जिसको सबसे विश्व में अच्छी कहते थे। उन्होंने कहा कि 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को हुआ है और इतनी ऊंची प्रीमियम गई है कि गुजरात प्रांत वहन नहीं कर सकता। बिहार ने पहले से बंद कर रखी, तेलंगाना और हैदराबाद ने भी मना कर दिया, सारे राज्य इसको मना करेंगे। और 20,000 रुपए इनपुट कॉस्ट प्रति इस मुद्दे पर आएंगे, इकबाल सिंह जी बताएंगे, क्योंकि उनकी बहुत गहन स्टडी है। अभय जी बहुत लंबा हो रहा है, अभय जी बहुत लंबा हो रहा है। मैं अपनी एक दर्शक सीता चौधरी जी जयपुर से जुड़ गई है, उनके पास चलूंगा। सीता जी, क्या सोचती है आप इस आंदोलन के बारे में? एक्चुअली में अगर हकीकत में देखा जाए तो ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। ये तो किसानों के किसान, आपको पता है, सिर्फ गाँव में भारत की अधिकांश आबादी 70% 80% आबादी गाँव में निवास करती है। और गाँव के जो किसान होते हैं वो बिल्कुल भोले वाले होते हैं। वो भूमि का सीना चीर के अन्न, बहुत पसीना बहाकर, ना धूप देखते ना छांव देखते, और अन्न पैदा करते हैं। और जो अन्न पैदा करते हैं तो उनको उचित मूल्य भी मिलता है। लेकिन हकीकत देखी जाए तो राजस्थान के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिले जो पंजाब की सीमा से सटे हुए हैं, उन किसानों को, वो बोले वाले किसान है जो पंजाब के किसानों के बहकावे में आ गए। और आपको पता है कि सर, किसान जब बहकावे में आ जाते हैं
तो वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो वहाँ जाके दिल्ली पे धरने पे बैठ के। और ये एक्चुअली देखा जाए तो किसानों को कोई धरना नहीं है, ये तो उनके भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर एक सरकार के खिलाफ एक आंदोलन जारी किया गया था। और सरकार ने भी जब बार बार ये आंदोलन कर रहे थे तो उनके माननीय अपने सेंटर मिनिस्टर है तोमर साहब, उन्होंने बार बार बुलावे का न्योता दिया और बार बार वे गए भी, लेकिन वो बेकार में आए भोले किसान थे, तो इस समस्या का संशोधन नहीं हो पाया। किसान आंदोलन अब जंतर मंतर पहुंच चुका है, सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ी हुई है और किसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे में कैसे निकलेगा आंदोलन का रास्ता? अभी अभी एक दर्शक ने कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं कुछ किसान नेता, क्या है सच है? इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले चलता हूं मेरे दर्शक हेमंत जायसवाल मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, राहुल देव साहब हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, रमनीक मान है, अभय दुबे हैं और जगतार सिंह बाजवा साहब हैं। सीधे चलता हूं सबसे पहले हेमंत जायसवाल के पास। हेमंत जी बताइए, क्या मानते हैं आप इस आंदोलन को? जी नमस्कार दीपक जी। अगर इतने समय से प्रकरण चला आ रहा है और इसका समाधान सिर्फ एक तौर पे धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस मुद्दे को खत्म किया जाए, वरना ऐसा कोई मामला नहीं है जिसका हल ना हो। आखिर सरकार क्यों इस मनमानी बिल को वापस ले लेती है? ठीक है, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। राहुल सर, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं कुछ किसान नेता, ये हमारी एक दर्शक ने कहा और बड़े इन्फॉर्म ढंग से ये बात कही, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। इस तरह की कोई सपाट बयानी, उससे कोई फायदा नहीं होता। ये ठीक है कि पिछली बार जो आंदोलन हुआ उसमें कई तरह के तत्व शामिल थे और ये बात सच के निकल के आए कि कुछ खालिस्तान समर्थक तत्व भी शामिल थे, कुछ विदेशी ताकतों के भी उसके पीछे होने की बातें आई थी और मुझे लगता है कि वो सही थी। लेकिन सारे के सारे किसान इसी तरह के थे और हैं, ये मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मान सकता। तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा और सरकार को भी इतनी समझदारी दिखानी चाहिए कि वो सामान्य किसानों को, असली किसानों को और बाकी लोगों को अलग करें। एक बात जो शायद कहीं से बातचीत में भी निकल के आई, एक दर्शक ने कहा कि ये जरूर दिखता है कि सारे देश के किसानों के नाम पर हमारे जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनमें ज्यादा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान दिख रहे हैं। तो देश के बाकी हिस्सों के किसानों की कितनी भागीदारी है, वो कितना सहमत हैं इन मांगों से, उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां जो हैं, क्या वो इन किसानों की, इनके मांग पत्र में सब कुछ शामिल है? एक तो ये एक सवाल है और इसका मैं समझता हूँ कि एक समाधान परक उत्तर मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिद, मैं फिर दोहराऊंगा कि जिद दोनों पक्षों को छोड़नी पड़ेगी। ठीक बात है, ठीक है। यही सवाल बाजवा साहब से लेते हैं। बाजवा साहब, क्या पैन इंडिया आंदोलन है ये? क्या केरला का, तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, असम का, नॉर्थ ईस्ट का किसान भी शामिल दिखाई तो नहीं देता आंदोलन के अंदर? देखिए, आज ही जो 200 लोगों का जो डेलीगेशन गया उसमें आज कर्नाटका के भी लोग थे, महाराष्ट्र के भी लोग थे, लेकिन ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं, बॉर्डर पे नज़दीक के लोग ही ज़्यादा दिखाई देंगे। दूर के लोग जो हैं वो सारे के सारे आंदोलन के साथ जुड़े हैं। आपने महापंचायतें देखी, कौन से राज्य बचा जिसमें महापंचायत नहीं हुई, जिसमें किसानों ने एकजुट होकर के इन कानूनों के खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाई? मध्य प्रदेश में महापंचायतें हुई, राजस्थान में महापंचायतें हुई, कर्नाटका में हुई। तो ये आप कैसे कह सकते हो, बताइए? यहाँ आसाम के लोग यहाँ पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे ही 6-7 प्रदेशों के लोग बैठे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को गुमराह करने के लिए एक प्रोपोगंडा जो है केंद्र सरकार का है, जबकि पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो फिजिकली इस बॉर्डर पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इमोशनली पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और ये निश्चित है। मान साहब, क्या इमोशनली पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ये दावा कितना ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है दावा। मैं बता देता हूँ, ये किसान आंदोलन कम और चुनाव आंदोलन ज़्यादा है।
अब आप देखते रहिए, जिस प्रकार ये बंगाल गए, ये कह रहे कि हाँ बंगाल से एक बेटी आई, उसके साथ आपने क्या हशर किया वो सारे देश को पता, पूरी दुनिया को पता है। और ये कहना कि इमोशनली सब जुड़े हुए, तो इमोशनली आप भी जुड़े हुए यार मान साहब, जब कोई कहता है कि इसके अंदर खालिस्तानी तत्व है, तो आप बड़ा उसको प्लीज मान साहब, अब बड़ी विनम्रता से एक बात, आप एक बार ये कह दीजिए ना खालिस्तान मुर्दाबाद, एक बात सुन लो, आप कह दीजिए खालिस्तान मुर्दाबाद, कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह दीजिए ना खालिस्तान मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, इस पर मत जाइए, खालिस्तान मुर्दाबाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब हमारे किसान भाई है, इसमें कोई ऐसा वैसा एजेंडा नहीं। ठीक है मान साहब, अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय दुबे जी बताइए मुझे क्या इमोशनली पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए दीपक जी, बिल्कुल, मैं तो वैसे तय करके बैठा था कि आप मतलब एक्ट के एक एक प्रोविजन की बात करूंगा, चाहे वो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट का सेक्शन 2M में ट्रेड एरिया डिफाइन किया हो, या सेक्शन 8 की बात, अब मैं वो नहीं करता। आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा, देश का किसान जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये मूल्यांकन देश कर लेगा, मगर देश की सारी राज्य सरकारों का कंसर्न है जो मोदी सरकार को लिख रही, वो प्रमाण में देता हूं। CACP को मैं प्रारंभ करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य गुजरात से। गुजरात ने लिखा कि साहब, जो अभी खरीफ में प्रधानमंत्री जी आपने मक्के का समर्थन मूल्य घोषित किया 1870, लेकिन गुजरात प्रांत में उसकी लागत आ रही MSP से ज्यादा 2061 रुपए। बंगाल लिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारी जो लागत है वो 1935 रुपए धान की आ रही है। कर्नाटक लिख रहा है कि 2888 आ रही है, मतलब समर्थन मूल्य से ज्यादा। ये तो छोड़ दीजिए, बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी, समर्थन मूल्य जो आप मक्के और धान का देते हैं वो 2526 और 2532 कीजिए, यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा। क्यों मजबूर है ये लोग? क्योंकि इनपुट कॉस्ट बीते 7 साल में 20,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ गई। अब इस कंडीशन में ये तय होना चाहिए कि समर्थन मूल्य पर आप खरीद पर कानून जरूर बनाइए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने 1A जो ऐड कर दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, उसमें असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। और लागत और मूल्य आयोग का खुद मोदी सरकार का आयोग यह आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार जो दाल प्रिक्योर करके बाजार में बेच रही है, वो ऐसे समय बेच रही है जब किसानों की दाल आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि 94% क्रॉप्स बाजार के भरोसे है, सरकार नहीं खरीद रही है प्रधानमंत्री जी। तो कृपया आप किसानों के साथ बैठिए, मत बैठिए प्रतिपक्ष के साथ। एक बार इस कानून को निरस्त कर दीजिए, इसके 80% प्रोविजन तो ऑलरेडी लागू हैं। आपके कानून बनाने से पहले नीति आयोग ने बेस्ट रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र को बेस्ट प्राइज दिया है उसका। तो जो अटल जी चाहते थे, जो मनमोहन सिंह जी चाहते थे, जो शरद पवार जी चाहते थे, इन सबकी मंशा के अनुरूप एक व्यापक कानून बनाइए। तो फिर कानून वापस लेने, जब आप कह रहे हैं 80% ऑलरेडी लागू है, तो फिर कानून क्यों वापस लेना भाई दुबे जी? जब कह रहे हैं कि 80% ऑलरेडी लागू है इसके प्रावधान, तो फिर कानून क्यों वापस लेना? आप तो कह रहे हैं इसका फायदा हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं महाराष्ट्र ने सबसे पहले किया, और मैं मानता हूं महाराष्ट्र के बगल में मैं रहता हूं, आप जानते हैं मेरा गांव वहीं से आता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत शानदार चल रही है। देखिए दीपक जी, मैं यही तो कह रहा हूं, इसमें हर एक कानून में विकृतियां जो पैदा कर दी मोदी सरकार ने, तो अब ये कानून की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है। आपने हर एक, जैसे CPC में आपने सेक्शन 1 जो है इस पहले कानून का, उसमें कह दिया कि आप सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 9 के तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपने कहा कि पहले जो SDM है वो समझौता बोर्ड को भेजेगा, वहां से फाइनल नहीं हुआ वो तो चेंज करने के लिए सरकार राजी है ना। उसके बाद जो अबे भाई वो तो चेंज करने के लिए सरकार राजी है। तो साहब जो 18 संशोधन बता रहे हैं ना दीपक जी, उसके बाद तो कानून ही खत्म हो जाता है। सिर्फ अहंकार, ये ईगो पाल कर बैठी है सरकार। और सच मानिए, अब ये कहते हैं कि साहब इंटर स्टेट ट्रेड हमने अलाउ कर दिया। अरे 86% फार्मर्स की 5 एकड़ भी जमीन नहीं है। क्या ईगो पाल कर बैठी है? इकबाल सिंह जी बताइए, कंक्लूडिंग रिमार्क आपके बताइए, क्या सरकार ईगो पाल करके बैठी है जो अभय दुबे जी कह रहे हैं? और वो खुद मान रहे हैं कि 80% प्रोविजन तो लागू है ऑलरेडी। सरकार की कोई ईगो नहीं है, हम तो समाज के सेवक हैं। भाई साहब दुबे साहब विद्वान लगते हैं और ये बात वो कर रहे हैं जो इनको अच्छी लगती है। सच्ची सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो है वो अमेंड हुआ है, उसके आगे भी आप भाई साहब बोल दीजिए कि इसमें 4 चीजें हैं केवल, एक आलू है, एक प्याज है
आलू पंजाब का किसान हर तीसरे साल सड़कों पे गिराता है। अगर उसको कोई खरीद के प्रोसेस कर लेगा या स्टोर कर लेगा तो किसान का भला होगा ना। अरे आप देख लीजिए, मैं ऐसा अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। आप मुझे ये दाढ़ी खुली है तो मुझे कानून नहीं आता। You have mentioned section 3 of section 3 में 4 सेक्शन 3 सेक्शन 3 में 1A वो ये कह रहे that is 1955 act, that is 1955 act, and we have amended only section 3. Section 3 says that now you can purchase potatoes, onions, oil seed and pulses. But however आगे भी चलिए प्रोविजो है कि अगर पेरिशेबल कमोडिटी का प्राइस दुगना हो जाएगा तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होगा। अगर जो नॉन पेरिशेबल है उसका 50% बढ़ेगा तब भी ये लागू होगा। नंबर बात खत्म हुई। दूसरी बात ये है कि किसानों की ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आखिरी हमारे देश की बहस के दर्शकों, इकबाल सिंह जी, अफसोस भाई इकबाल सिंह जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आया है। अन्नदाता को किसान संसद के बजाय सरकार से बात करनी चाहिए। हाँ कहना है 94% लोगों का। और चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक लोग आंदोलन के अंदर हो, लेकिन जो बैठे हैं वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे किसान हैं। और उसके बारे में न्यूज नेशन की राय बिल्कुल साफ है कि हमारे अन्नदाता हैं और सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए और किसानों को भी अपनी जिद छोड़कर सरकार से बातचीत के लिए पहल करनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।